नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती है। ना सिर्फ सुर्खियाँ बनती है बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दूं कि कई ऐसी खबरें हैं जो इंतहाई अहम है, इंतहाई मैं समझता हूँ कि ताज़ा खबरें हैं। और सबसे ताज़ा खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही थी कि वाराणसी में उन्हें कामयाबी हासिल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि पहले राउंड या दूसरे राउंड या इब्तदाई राउंड्स में उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ 6000 वोटों की यानी पीछे रह गए थे वो। और उसके बाद यही कहा जा रहा था कि बहुत मुश्किल से मोदी जी को कामयाबी मिली। वैसे भी ना सिर्फ मोदी जी को मुश्किल से कामयाबी मिली बल्कि आप देखेंगे कि बीजेपी को भी बड़ी मुश्किल से कामयाबी हासिल हुई। और आपने देखा कि किस तरह वो जादुई अदद यानी जो सादा अक्सरियत के लिए दरकार 272 नशस्तों की ज़रूरत होती है, वो नशस्तें हासिल करने में भी नाकाम रही। हालांकि उन्होंने और उनके भक्तों ने और बीजेपी कायदीन ने बार बार ये नारे लगाए थे कि अब की बार 400 पार। लेकिन आपने देखा कि अब की बार 400 पार का नारा लगाने वाले मोदी को दो बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा, एक तो चंद्रबाबू नायडू और दूसरे नीतीश कुमार। तो बहरहाल ये अलग बात है, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, मोदी जी को वाराणसी से 1,52,000 213 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी मिली थी। और आप देखेंगे कि पिछले इंतखाबात में यानी 2019 के आम इंतखाबात में मोदी जी ने 3,60,000 से ज़्यादा वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। बहरहाल अब ये कहा जा रहा है, खुद बीजेपी के एक लीडर हैं, उनका वीडियो वायरल हो रहा है और ये कहा गया है कि मोदी जी इंतखाबात हार गए थे, लेकिन हमें यानी वर्करों को मोदी जी के लिए वोट अरेंज करने पड़े, यानी वोटों का इंतज़ाम करना पड़ा, कब कहीं जाकर वो जीते और कांग्रेस का उम्मीदवार हारा। ये एक पहली खबर है जिस पर हम तबसरा करेंगे। लेकिन एक और खबर है, वो है चंद्रबाबू नायडू से मुतालिक। कल चंद्रबाबू नायडू की तकरीब हलफ बर्दारी हो रही है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी शिरकत करने वाले हैं। लेकिन जहाँ तक आपको बता दूं कि चंद्रबाबू नायडू का सवाल है, आपने देखा कि किस तरह जगन मोहन रेड्डी की हुकूमत में 3 दारुल हुकूमत बनाए गए थे, लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू जो हमेशा से यही कहते रहे हैं, यानी अपनी पहली मियाद 2014 में जब उन्होंने कामयाबी हासिल की थी, उस वक्त कहा था कि मैं अमरावती को सिंगापुर में तब्दील कर दूंगा और अमरावती आंध्र प्रदेश का कैपिटल होगा या दारुल हुकूमत होगा। तो बहरहाल चंद्रबाबू नायडू ने अपनी तकरीब हलफ बर्दारी से चंद घंटे कबल ही ये ऐलान कर दिया है कि अमरावती तेलुगु यानी आंध्र प्रदेश का दारुल हुकूमत होगा। और नाज़रीन, आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं, ये तो चंद्रबाबू नायडू की बात रही, लेकिन उड़ीसा में तकरीबन 24 वर्षों तक बीजू जनता दल की हुकूमत रही। और ख़ास तौर पर आप देखेंगे नवीन पटनायक ओहदे चीफ मिनिस्टर पर फायद रहे। वहाँ पर अब 147 जो नशस्तें हैं, उन 147 नशस्तों में से बीजेपी को आपको बता दूं कि 70 से ज़्यादा नशस्तें हासिल हुई और बीजेपी की हुकूमत वहाँ बनने जा रही है। तो वहाँ मोहन चरण मांझी जो है, उन्हें 3 मरतबा के एमएलए हैं और उनकी उम्र आपको बता दूं कि तकरीबन 52 साल है। और बीजेपी ने उनकी क़यादत में नहीं बल्कि तमाम पार्टी कायदीन की क़यादत में 147 में से 78 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की है। अब उन्हें ओहदे चीफ मिनिस्ट्री पर फायज किया जा रहा है, यानी ओडिशा में वो बीजेपी के पहले चीफ मिनिस्टर होंगे। जबकि आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि जो दूसरे अहम खबरें हैं वो ये है कि स्पीकर का ओहदा कौन हासिल करेगा और स्पीकर का ओहदा हासिल करने के लिए तेलुगु देशम क्या कर रही है, जनता दल क्या इक़दाम कर रही है, जबकि बीजेपी किस तरह दोनों पार्टियों को यानी अपने दोनों अहम इत्तेहादियों को तेलुगु देशम जेडीयू को स्पीकर के ओहदे से किस तरह महरूम रखना चाहती है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक सबसे अहम खबर है, उस खबर के बारे में हम बाद में तो आपको बताएंगे। और इस कदर सनसनीखेज़ खबर है कि मोदी हुकूमत जो तीसरी मियाद के लिए मुंतखब हुई है और अक्सरियत ना मिलने के बावजूद भी यानी बैसाखियों के सहारे उसने अपनी हुकूमत बनाई है। तो आपको बता दूं कि अब
खेल शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश के बारे में ये कहा जा रहा है वहाँ इंडिया गठबंधन यानी इंडिया इत्तेहाद के जो 7 अरकान पार्लियामेंट है उनकी जो रुकनीत है पार्लियामेंट की वो मुअत्तल हो सकती है, और वो यहाँ तक कि वो अपनी रुकनीत से महरूम भी हो सकते हैं। और हो सकता है कि इस तरह की अगर साजिशें कर लें तो जैसा कि वज़ीर आज़म के अहदे पर मोदी फायज हो चुके हैं, वज़ारत दाखिला पर अमित शाह फायज हो चुके हैं, तो अब हो सकता है कि ये 7 नशस्तों पर बीजेपी की बहुत गहरी नज़र है। वहाँ पर हो सकता है कि इन अरकान को नाअहल करार दिया जाए। और फिर आपने देखा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान जिस तरह के फैसले आए हैं उससे तो यही लगता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो बहरहाल हम चलते हैं सज्जा साहब से, और सबसे पहली जो खबर है वो खबर ये है कि स्पीकर का ओहदा कौन हासिल करेंगे, तेलुगु देशम हासिल करेगी या जेडीयू हासिल करेगी या पुरंदेश्वरी को ओहदे स्पीकर पर फायज किया जाएगा, आप ये बताइए सज्जा साहब। देखिए, जैसा कि हमने पहले दिन से सुना है, एनडीए की सरकार बनने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरीके से जो कयास आराइयाँ की गई थी कि चंद्रबाबू नायडू जो है अहम ओहदे मांग रहे हैं, बीजेपी से अहम ओहदे मांग रहे हैं मोदी से, तो जैसा कि खबरें आ रही थी कि फाइनेंस और होम मिनिस्ट्री का जो है डिमांड है बाबू का, लेकिन हमने देखा कि जब तकसीम हुई हैं मिनिस्ट्रियाँ तो फाइनेंस निर्मला सीतारामन वही जो है पुरानी जो है चेहरे को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, उनको कंटिन्यू किया जा रहा है। और अमित शाह होम मिनिस्ट्री पे जो है फायज हैं, वो बरकरार अपना जो है सीट बरकरार रखी हुई है। उसी तरह से जो है नितिन गडकरी जो है रोड एंड बिल्डिंग्स के ओहदे पे अपनी जगह बरकरार हैं। बहरहाल देखिए, ऐसा मालूम होता है कि जो मेन लीडर्स हैं उनको सेम ओहदे दिए गए हैं, तो दूसरे मानों में चंद्रबाबू नायडू को मायूस किया गया है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने इन ओहदों के साथ साथ स्पीकर का ओहदा भी मांगा था जी। तो अभी तक स्पीकर का इंतखाब अमल में नहीं आया है, तो कहा यह जा रहा है कि हो सकता है चंद्रबाबू नायडू की इस डिमांड को बीजेपी पूरा करे। देखिए, नीतीश कुमार ने जो है ये ओहदा नहीं मांगा था। जी हाँ, नीतीश कुमार ने रेलवे का ओहदा मांगा था और भी दीगर उन्होंने जो है वजारतें मांगी थी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने स्पीकर का ओहदा मांगा था। आपको याद होगा कि माजी में भी जब वो वाजपेयी सरकार में जो है इत्तेहादी थे एनडीए के चंद्रबाबू नायडू, तो उस वक्त भी सीएम बाला योगी को जो है स्पीकर बनाया गया था। उस ज़माने में चंद्रबाबू नायडू के जो है पार्टी से ताल्लुक़ था, उनका एमपी थे, तो उनको स्पीकर बनाया गया था और वो डिमांड चंद्रबाबू नायडू की डिमांड को पूरा किया गया था। जी। अब यकीनन जो है पुरंदेश्वरी का नाम भी आ रहा है, जो चंद्रबाबू नायडू के रिश्तेदार भी हैं, करीबी रिश्तेदार माने जाते हैं, निस्बती बहन। और बिल्कुल, और पुरंदेश्वरी के अलावा अब चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरीके से कहा है कि आप मेरे जो है रुकने पार्लियामान को स्पीकर का ओहदा देंगे, तो इसके लिए चंद्रबाबू नायडू किसका नाम तजवीज़ करते हैं, ये भी जो है एक अहम जो है बात होगी। तो अभी इस पे बात नहीं हुई है, अभी कयास आराइयाँ जारी हैं, तो आजकल में जो है ये फैसला भी हो जाएगा, ऐसा महसूस होता है। बहन नाज़रीन, जहाँ तक स्पीकर के ओहदे का सवाल है, आपको बता दूं कि स्पीकर का ओहदा बहुत ही हसास होता है, बहुत ही अहम होता है, और आपने देखा कि किस तरह 2014 में कामयाबी के बाद सुमित्रा महाजन को स्पीकर के ओहदे पर फायज किया गया, यानी वो बीजेपी से ताल्लुक़ रखती थी, और फिर उसके बाद ओम बिरला, आपने देखा कि यानी 2019 में इंतखाबात हुए थे, उसमें बीजेपी कामयाबी के बाद ओम बिरला को स्पीकर का ओहदा दिया गया, और फिर आपने देखा कि किस तरह कई अरकान को नाअहल करार दिया गया था। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि अपोजिशन अरकान को, और आप ये भी देखेंगे कि 2023 के सरमाई इजलास के दौरान यानी 21 दिसंबर के और यानी 14 और 21 दिसंबर के दरमियान कम अज़ कम 100 अपोजिशन अरकान को सस्पेंड कर दिया गया था ऐवान से। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि स्पीकर का ओहदा किस कदर अहम होता है। स्पीकर की इजाज़त के बगैर ये नहीं हो सकता, स्पीकर के हुक्म के बगैर ये मुअत्तली नहीं हो सकती, चाहे किसी रुकन की मुअत्तली हो, किसी को आप देखेंगे सस्पेंड करना पड़े या किसी को नाअहल करार देना पड़े या फिर ऐवान से उसको खारिज कर दें या फिर उसके जो रिमार्क्स हैं वो खारिज करें, ये स्पीकर के इख्तियार में होता है। स्पीकर का ओहदा बहुत ताकतवर होता है, यहाँ तक कि अगर कोई इनहराफ करता है तो फिर स्पीकर का ये इख्तियार तमीज़ भी होता है कि वो एंटी डिफेक्शन लॉ
इसका इतलाक़ करे, इम्प्लीमेंट करे, अप्लाई करे। लेकिन आप देखेंगे कि इसी वजह से खुद आम आदमी पार्टी और शिवसेना के लीडरों ने ख़ास तौर पर चंद्रबाबू नायडू को जानबूझकर ये मशवरा दिया था कि अगर आप कोई चीज़ लेना चाहते हो स्पीकर का ओहदा ज़रूर लीजिए। आपको तो आपके दरवाजे जो है, आपके लिए हमारे जो दरवाजे हैं इंडिया के, वो खुले रहेंगे। लेकिन आप अगर एनडीए में जा रहे हैं तो स्पीकर का ओहदा ज़रूर हासिल करें। और एक अहम बात आपको बता दूं कि स्पीकर के ओहदे के लिए, जैसा कि सज्जा साहब ने सीएम बाला योगी को आपने याद किया, और नेशनल फ्रंट की जब हुकूमत थी उस वक्त उन्हें स्पीकर बनाया गया था, तेलुगु देशम से उनका ताल्लुक था। इस मरतबा ये कहा जा रहा है कि उनके जो बेटे हैं CH हरीश बाला योगी, ये इनके बेटे हैं सीएम बाला योगी के, उन्हें स्पीकर का ओहदे पर फायद करना चाहते हैं चंद्रबाबू नायडू। लेकिन अब देखना यह है कि मोदी हुकूमत किस तरह इक़दाम करती है, क्या वो स्पीकर का ओहदा चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम को देगी या नहीं देगी। और इस वक्त से आपको बता रहा हूँ कि इम्कानात रोशन हो सकते हैं चंद्रबाबू नायडू के लिए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी 16 पार्लिमानी नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करती है, जेडीयू ने 12 पर कामयाबी हासिल की, और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ये कहती है कि उसे स्पीकर का ओहदा दिया जाए। इसका जो मुतालबा है वो वाजिबी इसलिए है कि उसने सिर्फ एक कैबिनेट रैंक और एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट का यानी मरकजी कैबिनेट में हिस्सा हासिल किया है। तो और सेम केस नीतीश कुमार का भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये मुमकिन है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी की हलफ की अड्डी भी बन सकता है। हाँ जी। अगर बीजेपी स्पीकर का ओहदा चंद्रबाबू नायडू को दे देती है तो चंद्रबाबू नायडू बीजेपी की बात मानेंगे, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। और बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि ऐसे लोगों के पास ये ओहदा जाए जो उनकी, देखिए अभी तक तारीख गवाह है कि मोदी ने जिसको भी अहम ओहदों में फायज किया है, चाहे वो स्पीकर का हो, चाहे गवर्नर के ओहदे हों, जिसको भी इन ओहदों पे फायज किया है, उन्होंने पूरी वफादारी और ईमानदारी के साथ उनके इशारों पे काम किया। महाराष्ट्र के गवर्नर आपको तो याद है, सारी दुनिया में जग हजाई हुई थी। रात में 2 बजे आपने जो है फैसला सुना दिया था। अफसोस की बात है। 2 बजे जो है चीफ मिनिस्टर आप बना देते हैं, बगावत की जो है एक ऐलान होता है, और जो है एमएलए चले जाते हैं गवर्नर के घर पे और गवर्नर उनको हलफ दिलाते हैं चीफ मिनिस्टर का। तो इस तरह की जो भी मतलब वाक़यात हुए हैं, चाहे वो कर्नाटक के मामले में हो, चाहे वो महाराष्ट्र के मामले में हो, चाहे वो कश्मीर के मामले में हो, तो मुख्तलिफ़ रियासतों में गवर्नरों ने जो रोल निभाया था वो जो है लोगों को याद है कि किस तरह से जो है यहाँ अपने मफाद के लिए आइन की धज्जियाँ बिखेरी गई थी। तो बहरहाल जो है अब स्पीकर का ओहदा, जैसा कि आपने जो है अभी हवाला दिया, ओम बिरला को साबिक में बनाया गया था स्पीकर। जी। और राहुल गांधी को और जो है महबूबा मोइत्रा को और भी अहम लीडरों को जो बोल रहे थे, आजम खान को और भी अहम लीडरों को जो पार्लियामेंट में जो है बीजेपी के खिलाफ एक ताकतवर आवाज़ थे, उनको किस तरीके से ऐवान से बाहर किया गया था। कभी उनको 1 हफ्ते के लिए नाअहल करार दिया जाता, कभी कुछ लोगों को तो मुस्तकिल तौर पे जो है नाअहल करार दे दिया गया। और यकीनन जैसा कि आपने कहा कि यूपी में इंतखाब में कमज़ोर मुजाहरे पे बीजेपी तिल मिलाई, बहुत ही जो है तिलमिलाहट बीजेपी में पाई जाती है, क्योंकि यूपी एक मरकज़ है सियासत का। हमेशा कहा गया है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, और यूपी में ही बीजेपी को बहुत बड़े धक्के से 2-4 होना पड़ा है, चाहे वो अयोध्या में उसकी हार हो, चाहे वाराणसी में जो है मोदी का हारते हारते जीतना हो, चाहे जो है सीटें 62 से 30 हो जाना हो। तो जिस तरीके से यूपी के अवाम ने जो है मोदी को रास्ता दिखाया है, यकीनन दिन में तारे नज़र आने वाली बात है ये मोदी के लिए भी और बीजेपी के लिए भी, कि जिस यूपी से उन्होंने 2 सीटों से आज ये मुकाम हासिल किया था, वही यूपी आज उनको घर जाने का रास्ता दिखा रहा है। तो ये चीज़ तशवीश का बायस है बीजेपी के लिए। अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी अब इक़्तिदार में आ गई है तो कैसे वो यूपी से इंतकाम लेती है। वैसे सज्जा साहब आपको बताना, जहाँ तक आरएसएस का सवाल है, आरएसएस का जो माउथ पीस है या तर्जुमान है, तो उसने वाज़ेह तौर पर
देखा गया है कि बीजेपी बहुत ही पुरएतमाद थी और कॉन्फिडेंस होने की वजह से भी बीजेपी को शिकस्त हुई। बीजेपी को और कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं हुई, बल्कि बीजेपी को उसकी फ़िरकापरस्त पॉलिसी की वजह से और मुल्क के खिलाफ जो इक़दाम किए जा रहे थे उसकी वजह से बीजेपी को शिकस्त हुई। अवाम दुश्मनी की वजह से बीजेपी को शिकस्त हुई। हद तो यह है कि जिस जगह राम मंदिर तामीर की गई है, अयोध्या, फैज़ाबाद, वहाँ पर भी बीजेपी को शिकस्त हुई। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी को आवाम अब पसंद नहीं करने लगे हैं और बीजेपी के बारे में आवाम यही सोचते हैं कि ये मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर आवाम को तकसीम कर रही है, मंदिर मस्जिद के नाम पर अपना सियासी उल्लू सीधा करने वाले ये लोग हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बीजेपी के ताल्लुक से इस तरह के रुझानात पैदा हुए हैं, तस्वुरात पैदा हुए हैं और ऐसा लगता है कि ये रुझान बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और हाल ही में एक सर्वे किया गया जिसमें 50% से ज़ायद लोगों ने ओहदे वज़ारत-ए-उज़्मा पर फायद होने के लिए राहुल गांधी को पहली पसंद करार दिया गया, जबकि मोदी को दूसरी पसंद करार दिया। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक तो उम्र का फ़र्क है, दूसरे आप देखेंगे कि मोदी अब 74 साल के हैं, हो सकता है अगले साल 75 के साल के हो जाएंगे। वैसे भी इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। 400 पार की बात कर रहे थे और आपने देखा कि 240 तक ही महदूद होकर रह गए। तो ये जो है कुदरत कुछ भी कर सकती है। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैं जिंदा रहूँगा और मैं 75 साल में भी हुकूमत करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, कोई भी ये सवाल कर सकता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ, ये सवाल कर सकता है। बहरहाल मोदी जी के बारे में हमने आपको बताया कि बीजेपी के एक लीडर हैं और उन्होंने वाज़े तौर पर ये इल्ज़ाम आयद किया, बल्कि मैं समझता हूँ उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है सज्जाद साहब, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि मोदी हार गए थे लेकिन हमने वोट अरेंज किए, यानी वाराणसी से मोदी को हमने यानी बीजेपी ने जिताया है। और आपको नाज़रीन बता दूं कि मोदी ने 6,12,940 वोट लिए अजय राय के खिलाफ, जो प्रदेश कांग्रेस के सदर हैं, यानी यूपी कांग्रेस के सरबराह हैं। और उनका आपको यही बताना ज़रूरी है कि मोदी ने 1,52,513 वोटों से कामयाबी हासिल की। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि जिस लीडर का वीडियो वायरल हुआ है उनका नाम है उज्जवल कुमार। उज्जवल कुमार ने वाज़े तौर पर कहा है कि मैंने जो इंकशाफ किया है, अगर उसके लिए मुझे फांसी पर भी चढ़ा दिया जाए तो मुझे अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैंने सच बात की है। क्योंकि मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को मोदी पार्टी में तब्दील कर दिया था और जो सीनियर बीजेपी अरकान है, बीजेपी रुकून है, कारकुन है, उन्हें नज़रअंदाज कर दिया था। इस तरह की बात उन्होंने कही है। जी सज्जा साहब। ये बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा जब काउंटिंग हो रही थी तो वाराणसी में इब्तिदाई रुझानात जो है बीजेपी के खिलाफ आ रहे हैं। जी। 3 राउंड में भी मोदी ट्रेलिंग में थे, मतलब एक है वो पीछे जा रहे थे। जी। 3 राउंड तक भी वो पीछे जा रहे थे। उसके बाद अचानक जो है गिनती के अमल को सुस्त कर दिया गया। तो 4 बजे के बाद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा। और उन्होंने कहा था कि सिर्फ वाराणसी ही नहीं, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक जो है गिनती के अमल को सुस्त करने की खबरें आ रही हैं। और कई जगह से ये खबरें भी आ रही हैं कि वोटिंग मशीनों में जो है नुक्स की बातें की जा रही हैं। और जहां बीजेपी का कैंडिडेट हार रहा है वहीं जो है कुछ ना कुछ जो है मामला गड़बड़ा रहा है। तो ये बाज़ाब्ता राहुल गांधी ने इस सिलसिले में शिकायत भी की थी इलेक्शन कमीशन से। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि वोटिंग को सुस्त करके, गिनती के अमल को सुस्त करके, हालात को जो है पेचीदा करके गिनती के अमल में जो है एक मौक़े फ़राहम करके, मौक़े क्यों फ़राहम किए गए, गिनती के अमल को क्यों सुस्त किया गया, क्या ये अमल को सुस्त करने का, देखिए आमतौर पे होता है कि हम बैठे हैं, हम खाना खा रहे हैं या फिर हम जो है कुछ एक रस्म अंजाम दे रहे हैं तो किसी का इंतज़ार होता है तो हम रुक जाते हैं, हम इंतज़ार करते हैं कि ठहरो उनके आ जाने दो, ठहरो रुको। तो कहीं कुछ आ तो नहीं रहा था, पीछे से मशीनें तो नहीं आ रही थी। ये हो सकता है कि ठहरो मशीनें आ रही हैं और जो है उन मशीनों को हम मशीनों में उलटफेर की बातें कर रहे हैं। नहीं, लेकिन मशीनों की बात कर रहे हैं, मशीनों की बात कर रहे हैं कि हम रिप्लेस करेंगे, मशीनों को रिप्लेस करेंगे पीछे। सर साहब एक बात बताइए, इस तरह की अगर हरकत इन्होंने कर ली भी है तो क्या अजय राय जो हैं, जो मोदी के खिलाफ वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनका ये फर्ज नहीं बनता कि वो इलेक्शन कमीशन से रुजू हो और ये मुतालबा करें कि वीवीपैट जो हैं तमाम वीवीपैट की तनख्ही करें? क्योंकि आप रैंडमली करने से जरूरत नहीं है। वहाँ पर मैं समझता हूँ कि जितने वोट डाले गए हैं उसके वीवीपैट की तनख्ही करें। एक से हल्का है वहाँ मालूम हो जाएगा
बिल्कुल करना चाहिए था, उनको शिकायत करनी चाहिए नहीं, अब थी। आया है वीडियो। देखिए अब ऐसा मतलब है कि हावी कर लिया था लोगों ने जी जी मोदी को, बीजेपी को, ख़ास तौर पे हिंदी जी। बेल्ट की मैं बात कर रहा जी हूँ। जी और मीडिया ने भी जो है, ख़ास तौर पे गोदी मीडिया की हम बात कर रहे हैं, गोदी मीडिया ने भी ऐसा हाइप पैदा कर दिया था। आप देखिए मीडिया तो मीडिया एजेंसियां भी जो है ऐसा मोदी के पीछे जो है भाग रही थी उस दिन, ऐसा जो है मोदी को जो है विश्व गुरु बताया जा रहा था कि ये जी, जी। नाकाबिल तस्कीर है, ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही थी। तो ये जो प्रोपेगेंडा, ये जो धूम धड़ाका, ये जो माहौल पैदा किया गया है, हो सकता है उस माहौल की वजह से भी वो जो है वहाँ के जो कांग्रेसी उम्मीदवार हैं वो नर्वस हो गए हों नर्वस या होने की फिर वो जरूरत ही नहीं कंफ्यूज थी। हो गए हों। जी जी रिजल्ट पूरा आने के बाद ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अयोध्या में बीजेपी हारी है, अमेठी में बीजेपी हारी है, रायबरेली में बीजेपी हारी है और वहाँ की अहम 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 तरीन सीटों पे बीजेपी हारी है। 30 सीटें बीजेपी ने खोई हैं। तो ये एक बहुत ही जो है शानदार रिजल्ट था वहाँ का कि लोगों ने बहुत ज़बरदस्त धक्का दिया यूपी में बीजेपी को। जी लेकिन जो है जैसा कि हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार कह रहे थे जब एनडीए की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो रहा था और पार्लिमानी पार्टी लीडर जो है मुंतखब करने की जो है कार्रवाई चल रही थी, तो नीतीश कुमार कह रहे थे कि यहाँ वहाँ उधर उधर जीत के बड़ा जो है उछल रहे हैं। तो यहाँ वहाँ इधर उधर तो बीजेपी ने नहीं नहीं, मैं समझता हूँ कि इंडायरेक्टली वज़ीर आज़म को उन्होंने निशाना बनाया। हो सकता है, हो सकता है हो सकता है जो है नीतीश बाबू ने जो है नीतीश बाबू, बिल्कुल नीतीश बाबू को जो है पलटू चाचा ऐसे नहीं कहा जाता है। तो बहरहाल जो है यहाँ वहाँ जीत के आप जो है उछल कूद कर रहे हो, तो बीजेपी ने भी यहाँ वहाँ जो है सेटिंग करके यहाँ वहाँ जो है हालात बना के ऑलरेडी बीजेपी लीडर कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, बीजेपी लीडर कह रहा है। देखिए बहुत सारे हलकों से शिकायतें आ रही हैं। जी जी आज आप देखिए हिंदुस्तान के चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करें, चाहे कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली की बात करें, हर जगह से ये शिकायतें आ रही हैं कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि जहाँ तक दाल में काला होता है तो फिर सेहत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। हिंदुस्तानी जमहूरियत के लिए बहुत ही नुकसानदाह है ये दाल। और मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को जीत हासिल हुई है और अब खुद बीजेपी का एक लीडर, बीजेपी का एक कारकुन वीडियो वायरल हो रहा है उसका, वो कह रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म के लिए कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए वोट अरेंज किए गए। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जमहूरियत का किस तरह मजाक उड़ाया गया है। अब कांग्रेस का ये फ़र्ज़ बनता है, उसके उम्मीदवार का ये फ़र्ज़ बनता है कि एक इलेक्शन कमीशन से रुजू हो और मोदी जी के खिलाफ शिकायत करे। वैसे नाज़रीन, आपको हम एक खबर, बहुत अहम खबर है, उसके लिए हैदराबाद लिए चलते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हैदराबाद फ़रक़ंद बुनियाद किस तरह एक छोटा या मिनी हिंदुस्तान कहलाता है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि यहाँ भी ऐसे बकवास करने वाले हैं, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान बकवास की और बीजेपी के सन परिवार के जो बदनाम लीडर्स हैं, जो बकवास करने के लिए बदनाम है, एंटी मुस्लिम अपने ख्यालात के लिए बदनाम है, तकारीर के लिए बदनाम है, हेट स्पीच के लिए बदनाम है। उसमें कई नाम नेहाद साधु भी हैं, नाम नेहाद संत भी है और नाम नेहाद तो नहीं कहेंगे बल्कि जो फ़िरका परस्त हैं वो भी है। उनमें सबसे अहम जो आपको बताऊँ बदनाम हुए हाल अरसे के दौरान, सबसे ज़्यादा खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बदनाम हुए हैं और उन्होंने अपनी बदनामी का सबूत भी दे दिया है। जो मोदी हुकूमत तीसरी मरतबा इक़्तिदार में आई और 72 इंक्लूडिंग वज़ीर-ए-आज़म यानी वज़रा को हलफ दिलाया गया, उनमें शर्म की बात है, इंतहाई शर्म की बात। मैं तो उसे नेशनल शेम कहूँगा कि एक भी मुसलमान नहीं है। जबकि आप देखेंगे एक सिख को शामिल किया गया है, एक ईसाई को शामिल किया गया है, एक बुद्धिस्ट को शामिल किया गया है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने मुसलमान एक को नुमाइंदगी देने की जहमत गवारा नहीं की। क्या पता उनके पेट में क्यों दर्द होता है मुसलमानों के ताल्लुक से, ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि जिसमें के पेट में दर्द होता है वही बता सकता है क्यों। बहरहाल हम जो बात कर रहे हैं, अब इस तरह के जो खबरें आ रही हैं उससे तो यही अंदाज़ा लगता है कि किस अंदाज में फ़िरका परस्ती फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन मुँह की खानी पड़ी। तो बहरहाल हम बदनामी की बात कर रहे थे, फ़िरका परस्ती के लिहाज से बकवास करने वालों की बात कर रहे थे। उसमें एक हैदराबाद के असम्बली हल्के गोशा महल की नुमाइंदगी करने वाला राजा सिंह भी है। राजा सिंह के बारे में आपको बता दूं किस तरह बकवास करता है वो आप अच्छी तरह जानते हैं और बकवास करने वालों की फहरिस्त में वो भी शामिल हैं। बहरहाल उसको धमकियाँ दी जा रही थी
और इससे पहले भी एक नौजवान ने उसे धमकी दी और एयरपोर्ट पर आते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब फिर एक बारकत के रहने वाले मोहम्मद वसीम को गिरफ्तार कर लिया गया और ये उनके बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद वसीम ने यूएई में रह के यानी मुत्तहिदा अरब इमारात के दुबई से राजा सिंह को फ़ोन करते हुए धमकियां दी थी। और हमारी जो पुलिस है बहुत ही बहादुर पुलिस है और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है हैदराबाद CCS की, उसने वसीम को हैदराबाद आते ही पहले तो लुकआउट नोटिस जारी की गई थी और हैदराबाद जैसे पहुंचे शमशाबाद एयरपोर्ट पर वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जबकि राजा सिंह बकवास करता है और अजीब गरीब मुगलिजात बकता है, गालियां देता है और बदगोई करता है और आप अंदाज़ा करेंगे कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, मुकदमात होते हैं और फिर वो सर्द खाने की नज़र हो जाते हैं या फिर आप देखेंगे कि उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो हो रहा है यकीनन ये तशवीशनाक है। देखिए जिस तरीके से आज़ाद सिंह ने बकवास की थी, जिस तरीके से उसने गुस्ताखी की थी, जी जी, जिस तरीके से वो गुस्ताख रसूल ने हम यहाँ के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की थी, उसके ख़िलाफ़ जो है यकीनन जिस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए थी नहीं हुई। जी जी, हम भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होने चाहिए थे KCR की हुकूमत में, वो नहीं हो पाई। फिर वो जो है इलेक्शन में जीत भी जाता है। ये एक अलमनाक पहलू है ये कि वो गोशा महल से जो है दोबारा जीत के जो है असेंबली में आ जाता है। तो बहरहाल जो है जब देखिए जब उसने जो है इस तरह की जो है इश्तियालंगेज़ी की, मज़हब को निशाना बनाने की कोशिश की, हुजूर की शान में गुस्ताखी की, तो उसका जो है रद्द-ए-अमल तो लाजमी सी बात है, फितरी सी बात है। तो कुछ नौजवानों की तरफ से इस तरह का रद्द-ए-अमल, देखिए हमने रद्द-ए-अमल देखा है शालीवंडे के चौराहे, हमने रद्द-ए-अमल देखा है फलकनुमा पुलिस स्टेशन के ना मजहबी क़यादत ना सियासी क़यादत किसी को नहीं, बिल्कुल नौजवानों का हुजूम जमा हो गया था उधर। हमने रद्द-ए-अमल देखा है मक्का मस्जिद में, हमने रद्द-ए-अमल देखा है, हमने रद्द-ए-अमल सईदाबाद में भी। देखिए हर जगह, ख़ास तो मेहदीपट्टनम में भी ये रद्द-ए-अमल नज़र आ रहा था, टोली चौकी में भी ये रद्द-ए-अमल नज़र आ रहा था। हर जगह नौजवान बेकाबू हो गए थे, बड़ी मुश्किल से जो है यहाँ के हालात जो है नॉर्मल हुए। इस तरह की इश्तियालंगेज़ी उसने की थी, उसके ख़िलाफ़ तो जो कार्रवाई होनी थी वो नहीं हो पाई। आज जो है जिन नौजवानों ने उस ज़माने में धमकी दी थी या फिर जो भी उन्होंने कहा था, सिर्फ इसी बुनियाद पे उन्हें जो है गिरफ्तार किया जा रहा है और तो यकीनन ये तशवीश की बात। और एक बात देखिए, राजा सिंह को गिरफ्तार किया जाता है कि आप तो देखेंगे कि खुसूसी कानून के तहत उसके जवाब में बैलेंस मेंटेन करने के लिए एक और नौजवान मुस्लिम नौजवान को गिरफ्तार किया जाता है। आपको ज़रूरत ही क्या है? क्या उसने कभी किसी भगवान को बुरा भला कहा था? क्या गुस्ताखी की थी? यहाँ देखिए कोई मुसलमान, मैं समझता हूँ कि किसी के बारे में, किसी मजहब के बारे में गुस्ताखाना कलमात नहीं कहता और बड़ा एहतराम करता है और कभी ये फ़र्क नहीं महसूस करता कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं। अरे मेरे भाई, आप पहले इंसान हैं, इंसान अच्छे इंसान बनिए और मुल्क की तरक्की के लिए काम कीजिए, रियासत की तरक्की के लिए काम कीजिए। अगर आप मुल्क और रियासत की तरक्की के लिए काम नहीं करेंगे तो फिर आपका मकसद क्या है? कि सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना, और ये उल्लू सीधा करते करते एक दिन आप भी उल्लू बन जाएंगे और उल्लू का जो शिकार होता है फिर आप देखेंगे कि कौन करता है वो शिकार, आप अच्छी तरह जानते हैं। बहरहाल हमने एक बात बताई थी कि बीजेपी जो शिकस्त खाई है हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ वो करेगी। उत्तर प्रदेश में ऐसा खेल खेलेगी जिसके ज़रिए अपोजिशन की जो नैया है वो डुबाने की कोशिश करेगी, वो डुबोने की कोशिश करेगी, गरकाब करने की कोशिश करेगी। इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि इंडिया इत्तेहाद के कम अज़ कम उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले 7 अरकान पार्लियामेंट पर एक हो सकता है कि उन्हें नाअहल करार दिया जा सकता है अगर उन्हें जो उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं, अगर उन मुकदमात में उन्हें 2 साल से ज़ायद की सज़ा होती है। तो इससे पहले जैसा आज़म खान को नाअहल करार दिया गया, फिर आप देखेंगे कई ऐसे अरकान थे जिन्हें नाअहल करार दिया गया था, महुआ मोइत्रा को, और उसके बाद राहुल गांधी को भी। यह अलग बात है कि अदालतों ने उन्हें बहाल कर दिया, राहुल गांधी को। लेकिन आपको ये बता दूं कि अफजल अंसारी हो सकता है निशाना बनेंगे। SP के ये गाज़ियाबाद से रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए हैं, मुख्तार अंसारी के ये भाई हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं मुख्तार अंसारी की किन हालात में अपनी ज़िंदगी से महरूम हुए और ये गैंगस्टर एक्ट के तहत इनके खिलाफ के तहत 4 साल कैद की सज़ा भी उन्हें सुनाई गई है और सुप्रीम कोर्ट ने उस सज़ा पर हुक्म इल्तिवात जारी किया है। अफजल अंसारी नंबर 1 पर हैं।
हो सकता है अगर इन्हें सुप्रीम कोर्ट भी ये सदा बरकरार रखता है तो फिर वो रुकने पार्लियामेंट नहीं रहेंगे। धर्मेंद्र यादव हैं, आजमगढ़ से इनका इंतखाब हुआ है, 4 मुकदमा इनके खिलाफ ज़ेर इल्तवा है। इनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वो भी निशाना बन सकते हैं, उन्हें भी बरतरफ किया जा सकता है। बाबू सिंघा कुशवाहा ये भी जौनपुर से कामयाबी हासिल की सज्जा साहब, और उन्हें भी पार्लियामेंट की रुकनीत से महरूमी का खतरा है। अब देखिए किस तरह की सियासत होती है, किस तरह की पॉलिटिक्स होती है, वो बहुत ही खतरनाक है। रामभुआल निषाद सुल्तानपुर से कामयाब हुए हैं, मेनका गांधी को इन्होंने शिकस्त दी। इनके खिलाफ ये 8 केसेस हैं और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी एक केस है, उसमें अगर इन्हें 2 साल से ज़ायद की सज़ा होती है तो इनकी रुकनीत भी गई समझिए। फिर इसके बाद आपको बता दूं वीरेंद्र सिंह चांडली है, और ये आपको बता दूं कि ये मोहिंदर नाथ पांडे को उन्होंने हराया, एसपी के एमपी है, और इनका भी ऐसा लगता है कि इनकी भी रुकनीत खतरे में है। इमरान मसूद बहुत मशहूर हुए हैं, और हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि किस तरह उन्होंने सहारनपुर से कामयाबी हासिल की। एक केस ईडी ने दर्ज किया है, मनी लॉन्ड्रिंग का है, हो सकता है अगर उसमें सज़ा होती है तो फिर इनकी भी रुकनीत खतरे में पड़ जाएगी। चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी के सदर हैं, उनके सर पर भी ये तलवार लटक रही है। तो अगर स्पीकर तेलुगु देशम का होगा तो फिर समझिए कुछ ना कुछ हालात बदल सकते हैं। ये बिल्कुल यकीनन देखिए, बीजेपी तो इस तरह के जो है हरकतें करने के माहिर रही है। जी। गुज़िश्ता इलेक्शन में हमने देखा कि सिर्फ मोदी कम्युनिटी को जो है खिलाफ एक तकरीर करने पर राहुल गांधी को 2 साल के लिए जो है कैद की सज़ा सुनाई गई थी, और उस सज़ा की बुनियाद पर राहुल गांधी की रुकनीत बर्खास्त कर दी गई थी। एक जो है कांग्रेस पार्टी के सरकर्दा रहनुमा के साथ जब ये हो सकता है तो फिर इनके साथ तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा